हेलो मेरे दोस्तों एवं मेरे प्यारे सहपाठियों एवं मेरे कलेजों के टुकड़ों। मैं फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। क्यों हाजिर होता हूँ आपको पता है। मैं फिर से आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 और मैं आज पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पढ़ाने वाले हैं। तो समय को बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो के तरफ। आइए पहला प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। वित्तीय वर्ष मतलब होता है कि जो काम धंधा है साल में कब शुरू होता है। जैसे कागज को जो है डायरी उड़ी बना रहे हैं या कोई अटेंडेंस शीट बना रहे हैं तो कब शुरू होगा कब खत्म हो जाएगा, उसको वित्तीय वर्ष कहते हैं। साल में जरूर होगा। जब देखते हैं बैंक में जाता है बोलता है क्लोजिंग टाइम चला आखिरी रहता है। तो भारत का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। याद रखिएगा भारत का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत यानी 1 अप्रैल से सभी डॉक्यूमेंट सब नया शुरू हो जाता है काम का और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। फिर उसी होगा 1 अप्रैल से शुरू होगा 31 मार्च को खत्म हो जाएगा सारा काम। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वाह वाह, कितनी अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए वित्तीय राजधानी पूछेगा कि भारत का बताइए वित्तीय राजधानी। तो भारत का वित्तीय राजधानी बताइए तो मुंबई को कहते हैं। मुंबई भारत का वित्तीय राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई को। भारत का वित्तीय राजधानी क्या है? मुंबई। भारत का वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। पता है ना, 1 अप्रैल से शुरू होता है और कब तक चलता है? 31 मार्च तक आपका चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए आराम से कमेंट में जवाब देते चलिएगा। देखिए थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। देखो बोला भारत में वित्तीय वर्ष फाइनेंस ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से शुरू होगा, अगला साल 31 मार्च, फिर नया से होगा तो 1 अप्रैल शुरू होगा 31 मार्च तक चलेगा। सरकार के बजट कर निर्धारण तथा बैंकिंग का वित्तीय लेखा जोखा अभी के लिए तैयार किया जाता है। सरकार देखते सुने ना कि बजट पेश हुआ है तो वही होता है, लास्ट में बजट पेश होता है, फिर नया साल शुरू हो जाता है, नया डॉक्यूमेंट। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक याद रखिएगा। कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र। बृहद मतलब बहुत अधिक क्षेत्र, अधिक क्षेत्र। बृहद मतलब अधिक, अधिक बोले तो ज्यादा, ज्यादा क्षेत्र में। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ये है, बताइए। यानी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है। पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में लगभग 71% में पानी है। पृथ्वी पर 71% भाग में लगभग पानी। जैसे आप अंतरिक्ष में जाइएगा ना, ऊपरा अंतरिक्ष से झांकिएगा ना तो आपको ना पृथ्वी नीला नीला दिखाई देगा। अंतरिक्ष में जाइए, ऊपर से रॉकेट से ऊपर से झांकिएगा, देखिएगा, आही रे दादा ये सब नीला नीला। हमारा घरवा कहाँ चल गया? हमारा घर नहीं दिखाई दे रहा। तो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है। तो ज्यादा पानी होने के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। बहुत ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पर पानी है। पानी कितना है? 71%। इसलिए पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। देख लीजिए, इसलिए पृथ्वी को कौन ग्रह कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है ना, पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। अब आगे देखिए कुछ बातें हैं जो जानना है आपको। देख लीजिए, व्याख्या में वही बात बोला है कि पृथ्वी लगभग 71% भाग पर जल की उपस्थिति यानी पानी है इतना। अंतरिक्ष से देखने पर जल के प्रकाश परिवर्तन के कारण पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला। अंतरिक्ष में देखिएगा तो अंतरिक्ष से आपको कैसा दिखाई देगा? नीला नीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? नीला नीला। क्योंकि 71% भाग में पृथ्वी पर पानी है तो पानी के कारण पृथ्वी कैसा आपको दिखाई देगा? नीली नीली अखिया में कई देलू जादू, वही नीला नीला दिखाई देगा। आइए नेक्स्ट,
नेक्स्ट वन इज पढ़िए और जवाब दीजिए, पढ़िए और कमेंट में जवाब दीजिए, सब क्वेश्चन का कमेंट में जवाब दीजिए, तब मजा आएगा पढ़ने में। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? बुरा, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून है, ये लागू कब हुआ था? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में? तो बताइए। तो ये लागू हुआ था 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। यानी सूचना का अधिकार का मतलब कि सरकार का जो भी कामकाज हो रहा है उसको आप डायरेक्ट सूचना के जरिए पूछ सकते हैं, यानी पारदर्शी करने के लिए कि जो सरकार काम कर रहा है वो आपको सीधा सीधा दिखाई देगा, सीधा सीधा आप जवाब मांग सकते हैं। यही था सूचना का अधिकार। तो याद रखिएगा, सूचना के अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 ईस्वी में। सूचना के अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 ईस्वी में। कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं है? वाह वाह, नहीं है तो अति उत्तम। चलो देख लो, पढ़ लो, इसको नोट कर ले चलेगा जो इंपोर्टेंट लगेगा। भारत में सूचना का अधिकार कानून आरटी एक्ट 12 अक्टूबर 2005 को, देखिए सूचना का अधिकार पूरा डेट पूछेगा तो 12 अक्टूबर 2005 लिख लीजिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को पूर्णतः लागू किया गया। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी काम का, देखो सरकार का जो काम है कि जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देकर, सरकार जो काम कर रहा है उसको जानकारी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं, जिससे क्या हो, सरकार का जो काम का जो पारदर्शी रहेगा, यानी सबको को पता रहेगा कि सरकार क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो सूचना का अधिकार को 12 अक्टूबर 1905 में लागू किया गया। क्यों लागू किया? क्योंकि जो सरकार काम काज करेगा, कुछ पुल बना रहा है, कहीं कुछ कुआं खोदवा रहा है, कहीं घर बना रहा है, कहीं एयरपोर्ट बना रहा है, कहीं कुछ बना रहा है, तो वो बना रहा है तो आपको जानकारी रहेगी कि कितना उसमें पैसा खर्च हो रहा है, क्या काम कर रहा है, कौन विभाग को काम मिला है, तो सारी जानकारी की आपको प्राप्त होता है। तो सूचना के अधिकार अधिनियम बस याद रखिएगा कि 2005 में लागू हुआ। सूचना के अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। कोई दिक्कत नहीं है? बहुत अच्छी बात है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ला के जवाब दीजिए, सबको जवाब दीजिए, सबको जवाब दीजिए। वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली क्या है? बोल रहा है जैसे भारत में क्या है? लोकतंत्र है। भारत में भी शासन प्रणाली कैसा है? लोकतांत्रिक, यानी लोकतंत्र है। भारत में जो शासन है, भारत में जो अभी शासन है कैसा है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में लोग, जनता ही नेता को चुनता है, वही नेताजी शासन करते हैं, वही हम लोग को बेटा बना के रखते हैं। नेताजी एक बार गोर लगेंगे चुनाव के समय, आपको 5 साल इसे से छुपाएंगे, समझे कि नहीं? तो इसलिए शिक्षित होइए, पढ़िए लिखिए कि कोई नेताजी हमें बुर्बक ना बना सके, समझे कि नहीं? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नेताजी सब नहीं चाहते कि हमारे देश, हमारे इलाका, हमारे क्षेत्र के कोई भी नागरिक पढ़े, क्योंकि बुड़बक रहिएगा तो छुतिया बनाते रहेंगे, कभी चापाकल देके, कभी कहीं सामुदायिक भवन देंगे, तो कभी ये देंगे, इंदिरा आवास पास करा देंगे, दाहर के पैसा दिलवा देंगे, सुखार का पैसा दिलवा देंगे, हम मूर्ख हम लोग को बनाते रहेंगे और अपना लिट्टी सोख के उजला वाला पहन के घूमेंगे। आई तो वर्तमान में भारत में लोकतंत्र है, तो वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली बताना है कि नेपाल में क्या है। तो भैया नेपाल में भी लोकतंत्र है। नेपाल में क्या है? लोकतंत्र है, लेकिन 2006 आसपास राजतंत्र था। 2006 में लगभग लगता है कि यहाँ राजतंत्र था, राजा महाराजा का शासन चल रहा था। लेकिन 2008 में इस नेपाल को लोकतंत्र बना दिया गया। नेपाल देश को क्या बना दिया गया? लोकतांत्रिक देश बना दिया गया। ठीक है ना? ठीक है। तो नेपाल कैसा है? एक लोकतांत्रिक देश है। नेपाल कैसा है? एक लोकतांत्रिक देश है। चलिए देखिए, यहां बता दिया है। नेपाल में वर्ष 2006 के जनता आंदोलन के बाद, देखो 2006 में जनता लोग आंदोलन, वहां के नागरिक आदमी सब आंदोलन किया, सरकार के खिलाफ आंदोलन किया के बाद राजतंत्र समाप्त हुआ, यानी राजा महाराजा का समाप्त कर दिया गया। यानी बोला कि यहाँ राजा उजा कोई नहीं रहेगा, गो टू हेल, राजा सब भाड़ में जाओ, इससे हमको मतलब नहीं। सब वहां के जनता 2006 में राजा महाराजा को हटा दिया कुर्सी से, चाहत माखी हटा दिया। और 2008 में नेपाल एक लोकतांत्रिक संघीय राजतंत्र बन गया। समझ गया? 2008 में लोकतंत्र बना दिया गया, नेपाल को लोकतांत्रिक देश बना दिया गया। बोला गया कि अब राजा उजा अपना कौड़ी नहीं सकेंगे, नहीं राजा के बेटा फिर राजा बनेगा, ऐसा नहीं होगा।
जिसको जनता चुनेगा वही वहां शासन करेगा, वही यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनकर रहेंगे। तो नेपाल में भी अभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है मेरे बाबू, मेरे करेजा, मेरे सोना, मेरे जिगर की टुकड़े, अरे बता मेरे बाबू। ठीक है, ठीक है, तो इसका चलो जवाब दो, कमेंट में जवाब दो, लाइक कर दो वीडियो बाबू, लाइक कर दो। चलिए, राजनीतिक दलों की मान्यता, जो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे भाजपा, कांग्रेस, ऐसा हो गया, बहुत सारा आरजेडी, जदयू, लोजपा, बहुत सारे राजनीतिक दल है, यानी पॉलिटिकल पार्टी है। तो वही बोल रहा है आपको, पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दलों की मान्यता। आपसे पूछ रहा है कि राजनीतिक दलों का क्या मान्यता, राजनीतिक दलों की मान्यता यानी वैल्यू इसका, और उसका चिन्ह, चिन्ह जैसे कमल हो गया, पंजा हो गया, ये सब चिन्ह हो गया, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। सिंपल सा प्रश्न। बोला कि जो राजनीतिक दल होता है यानी पॉलिटिकल पार्टी होता है, जैसे मान ली भाजपा है, लोजपा है, आरजेडी है, कांग्रेस है, बहुत सारा राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको मान्यता, यानी मान्यता कौन देता है, उसका चिन्ह, चुनाव चिन्ह कौन देता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी को उसका वैल्यू यानी मान्यता कौन देता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, और उसका चुनाव चिन्ह कौन देता है। तो भैया निर्वाचन आयोग देता है। कौन देता है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग यही सब चीज उसको मान्यता देता है, चुनाव चिन्ह देता है, सब चीज देता है। कौन देता है, निर्वाचन आयोग। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका मान्यता देना हो या चुनाव चिन्ह देना हो तो उसको देने का काम कौन करता है, निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी, सी फॉर कैट और मेरी रेट। चलिए चलिए देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग ही देश में राजनीतिक दलों का पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन करता है और उन्हें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल की मान्यता देता है, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी, एक लोकल पार्टी होता है, और चुनाव चिन्ह देता है, यानी वैल्यू उसको देना रजिस्टर करके कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी उठिएगा ना हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं, निर्वाचन आयोग आपको चुनाव लड़ने का देगा अधिकार, और चिन्ह में देगा कि केला छाप पर मोहर लगाइए, कि बैगन पर मोहर लगाइएगा, कि कोदारी छाप पर मोहर लगाइएगा, कि पेन छाप पर लगाइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोल दो ना जरा, कैसा लग रहा है पढ़ाया मेरा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। आइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, अभी जाने कि भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। सिंपल सा है कि अनुच्छेद 19 में भारतीय लोगों को क्या अधिकार मिला है। भारत का संविधान 19 में लोगों को क्या अधिकार दिया गया है, आप कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के देशों के लिए क्या दिया गया है अधिकार, तो भैया समानता की, स्वतंत्रता किसका अधिकार दिया गया है, देखिए ध्यान से, तो समानता के अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। क्या चीज का अधिकार दिया गया है, समानता के अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में लोगों को समानता के अधिकार यानी समान रूप से अधिकार दिया गया है, ठीक है ना, समानता के अधिकार दिया गया है। सॉरी समानता नहीं होगा, समानता नहीं होगा, गड़बड़ हो गया। चलिए सॉरी, माफी दे दो सरकार, गलती हो गई, हमारी जुबान फिसल गई थी, क्या करिएगा। आइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है, लिख लीजिएगा। चलिए समझिए बतबा को, यहां बात कहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति यानी अपना बात को रखने की स्वतंत्रता देती है। आप अपना बात को रख सकते हैं सरकार के समक्ष, ये स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 सहित 6 प्रकार की मूलभूत स्वतंत्रता प्रदान की गई, 6 प्रकार के हमको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 19 में सारी बातें विपदी की गई है, जितने भी लिबिर लाबिल विक्षेपदी हुआ ये सारे अनुच्छेद 19 में हुआ कि आप स्वतंत्रता का अधिकार अपनी बात पूछने के लिए, स्वतंत्र जीने के लिए, किसी इलाका में रहने के लिए, सब के लिए स्वतंत्र। क्या समझ,
अरे क्या समझे बोलिए ना। आइए, टीपू सुल्तान शासक थे, बताइए कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, बताइए टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का, शिमला का, कश्मीर या इनमें से कोई नहीं था। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा था या शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा था, बाकी जनता इसको सोराते रहते थे, तो टीपू सुल्तान मैसूर का राजा था। कोनो दिक्कत है तो बोलिए, कुछ बातें जानना जरूरी है। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा था। टीपू सुल्तान के बारे में आइए जानते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर राज्य का शासक था, यानी राजा था। राजा 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 करे जा में समाजा, तो इसी टीपू सुल्तान मैसूर का राजा था, जिन्हें शेर मैसूर भी कहा जाता है। पूछा किसको शेर मैसूर मैसूर कहते हैं, शेर ए मैसूर किन्हें कहते हैं, तो टीपू सुल्तान को। शेर मैसूर किसे कहते हैं, टीपू सुल्तान को। उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़ा था, अंग्रेज के साथ बहुत सारा ढिचक ढिचक किए थे। तो पलक देवरा बाटे बड़ी चिकन उसी ढिचुर ढिचुर किए थे। टीपू सुल्तान आए, अंग्रेजों से ये आक्रमण हुआ, बहुत सारा युद्ध लड़ा टीपू सुल्तान। ये मैसूर का राजा था, इसे शेरे मैसूर भी कहा जाता है। किसको, टीपू सुल्तान को। टिपना के आइए, टिपना आओ बाबू, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, बोला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, बताते हैं। ये जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में, ठीक है। क्या हुआ था कि उस दिन एक पर्व था, ठीक है, और उस पर्व को मनाने के लिए सारे पंजाब के नागरिक, जलियांवाला जगह है उस बाग में सब जमा हुए थे, ठीक है। लेकिन उस समय पंजाब में कर्फ्यू लागू था। कर्फ्यू लागू था यानी कि आप घर से बाहर झुंड लगा के, भीड़ लगा के नहीं जा सकते। वही बाग में वहां के सब आदमी एकदम जमा था, हजारों हजार में 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 जमा था। वो एकदम बाउंड्री वहां घेरल था, और बाउंड्री में एक गो गेट था। वही गेट से सब अंदर घुस के बैठ के मीटिंग कर रहा था कि अंग्रेज कैसे करना, ये कर देना, वो कर देना, गोली मार देना, गांव में गोली मार देना, ऐसे कर देना, मुड़ी गिरा देना, ऐसे कर देना, ये करना, वो सब मीटिंग कर रहा था। अब अंग्रेज के आदमी इसको पता कर, जनरल और डायर को इसके बारे में पता चल गया है कि सब वहां लिविर लाविर कर रहा है, बैठ के जलियांवाला बाग में सब मीटिंग कर रहा है। रुको रुको, इका किया, अपना पुलिस को ले गया, वही गेट में घुसाया, सबको पुलिस ने खड़ा कर दिया। और सबके पास कुछ नहीं था, सब निहत्था पर गोली बरसा, सब पर गोली। 1,000 से 2,000 आदमी मर गया। और एगो कुआं था, बहुत लोग तो कुआं में कूद कूद के अपना जान दे दिया, समझे कि नहीं। यही था जलियांवाला। उसके बाद अंग्रेज का बहुत थू में थू था किया। ये हमारे भारतीय इतिहास का सबसे खतरनाक था। उस समय भारत के लगभग 1,000-2,000 लोग गोली से मारे गए। एक ही गुट था, भाग के जाते का। जनरल डायर बहुत था, जनरल डायर माँ की, उसको तो हमको अभी गाली देने का मन करता है जनरल डायर। आप लोग भी अपना मन के भरोसे निकालिए जनरल डायर। तो जलियांवाला बाग हुआ कब, तो भैया जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की घटना है, ठीक है ना। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की घटना है जो आपको जाननी है। आइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बैसाखी के दिन, यानी बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा, तो उसी दिन हुआ था, जहां जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दिए गए। बोल रहे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर में बैसाखी का पर्व मनाने के लिए लोग वहां जमा हुआ था। जनरल डायर को पता चला, ये अपना पुलिस को ले गया, सब एकदम थरथरा के गोली चलवा दिया, सबको मार दिया। बहुत कोई कूद के, अभी वहां जाए तो दीवार उवार में गोली का छेदा, मिट्टी अभी भी खून से लाल है, समझे कि नहीं। अरे समझे कि नहीं।
दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। थोड़ा मोड़ा आवाज, बारिश हो रहा है, बारिश का थोड़ा मोड़ा आवाज आएगा तो थोड़ा कंप्रोमाइज करके छोड़ने का रे बाबा, वीडियो को लाइक कर देने का। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए 2 क्वेश्चन यहां से पूछता है। बंगाल का शोक, शोक मतलब होता है दुख, शोक मतलब दुख, जो हमको दुख दे के जाता है नदी। तो बंगाल का शोक नदी जो हमें दुख देता है, तकलीफ पहुंचाता है, तो बंगाल का शोक नदी कौन है? कौन है बताइए? दामोदर नदी, दामोदर। तो बंगाल का शोक नदी किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी। क्योंकि बिहार बंगाल में बाढ़ लाता है, बाढ़ में अनेकों को जीव जंतु मारे जाते हैं, घर ढह जाता है, रोड खराब हो जाता है, टावर गिर जाता है, मोबाइल नहीं चलता है, खाना नहीं मिल पाता है, पानी सही से नहीं मिल पाता है, ऐसा कंडीशन हो जाता है। तो ये शोक लाया, दुख लाया। तब बंगाल में दुख लाने वाली, शोक लाने वाली नदी का नाम है दामोदर नदी। ठीक है, ठीक है लल्ला, कमेंट करो। आगे, तो निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? अभी जानेंगे बिहार का शोक, जो बिहार को लोगों को तकलीफ देता है, वो कौन सा नदी है? गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो भैया कोसी नदी। ये बिहार में बाढ़ लाना, अभी देखिए समय है बाढ़ का, तो बिहार में कोई बाढ़ लाने का जिम्मेवार कोई नदी है तो कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल सोने से आता है, पानी छोड़ता है, बिहार में लबालब लबालब पानी भर जाता है, घर ढह जाता है, जीव जंतु मारे जाते हैं, जानवर वैसे तैरते तैरते थक के मर जाता है, जिसको तैरने आता आदमी का घर टूट जाता है, रोड सड़क सब टूट जाता है, एकदम काम सब बाधा हो जाता है, एकदम सब लोग दुख में डूब जाते हैं। इसलिए बिहार का शोक नदी भैया किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि हमें दुख देता है। ठीक है, क्या देता है? दुख देता है, इसलिए बिहार को इसे शोक नदी कहते हैं। समझे कि नहीं? चलिए इसका कमेंट करके बताइए। सिखों को 10वें और अंतिम गुरु, सिख के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह। याद रखिए, कुछ है सिख धर्म के 10वें गुरु तो गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म के 10वां गुरु तो गुरु गोविंद सिंह। बोलो, सिख धर्म के 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह, या अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह, श्री गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये 10वां गुरु है, अंतिम गुरु। इनका जन्म बिहार के कहाँ हुआ था? तो बिहार के पटना में हुआ था। पटना सिटी में आप जानते हैं, जानते कि नहीं वहां? तो सिख धर्म के 10वें गुरु या अंतिम गुरु जिनका जन्म बिहार के किस जगह में होता था? पटना में। याद रखिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन। सिख धर्म के 10वां गुरु कौन? श्री गोविंद सिंह। सिख धर्म का अंतिम गुरु कौन? श्री गोविंद सिंह। श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब। कहीं लिखा रहेगा, कहीं कहीं लिखा रहेगा पटना साहिब में, कहीं पटना में, कहीं बिहार में। कोनो दिक्कत? आज के लिए वीडियो में इतने रहेगा मेरे भाई, मेरे दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मिलेंगे हम आपसे। ठीक है, आज के इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।